जिनमें 125 करोड़ लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जिनमें भारत का गौरवशाली अतीत, सामर्थ्य भरा वर्तमान व स्वर्णिम भविष्य दिखता है, और जो देश के अंतिम पायदान से लेकर शिखर पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तथा जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, जो दिव्य व भव्य भारत बनाने में अखंड व प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पतंजलि योग पीठ द्वारा निर्मित पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का 3 मई को उद्घाटन कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करेंगे। मंच पर उपस्थित पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, महंत बलवंत सिंह जी की अध्यक्षता में बैठे हुए सभी वयोवृद्ध तपोवृद्ध संतगण, मंच पर बैठे हुए उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इनके साथ बैठे हुए श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री त्रिवेंद्र जी, सांसदगण, विशाल कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, बालकों एवं बालिकाओं, मुझे मालूम नहीं बाबा ने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना है, मगर उनका बड़ा आग्रह था कि यहां पर जो कर्मयोगी भाई बहन तपश्चर्या करते हैं, इनके निवास के लिए एक व्यवस्था खड़ी की जा रही है, उसके शुभारंभ में मैं भी उपस्थित रहूं। खैर, उन्होंने तो जिस आशय से बुलाया होगा, आशीर्वाद लेने के लिए ही बुलाया होगा, मगर मैं यहां आकर कहे बगैर नहीं रह सकता। मैंने बहुत सुना था, बहुत लोगों से सुना था, कई बार बाबा भी अब टीवी के माध्यम से लोगों के साथ संवाद करते हैं तो टीवी पर भी देखा था, मगर मैं सच अर्थ में आश्चर्यचकित हूं कि एक सन्यासी इतनी बड़ा सेवा का कार्य खड़ा कर सकता है। ये अपने आप में पूरे विश्व में एक उदाहरण है। ये तो हमने देखा था कि सन्यासी ज्ञान का संरक्षण कर सकता है, संवर्धन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, लोगों को शिक्षित कर सकता है। हमने ये तो देखा था कि सन्यासी आध्यात्म के माध्यम से जीव का शिव के साथ अनुसंधान कर सकता है। ये तो सबने देखा होगा कि सन्यासी सदाचार और सद्जीवन के मार्ग पर लाखों लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, मगर एक सन्यासी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आधुनिक से आधुनिक व्यवस्था खड़ी कर कर सालों सालों तक, लाखों सालों से चली आई परंपरा को सालों तक नवपल्लवित करके आगे पहुंचाने का इतना बड़ा काम कर सकता है, इसको मैंने पहली बार देखा। मैं सात अर्थ में आश्चर्यचकित भी हूं, और मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी और लाखों भारतवासियों की ओर से बाबा आपको साधुवाद भी देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। लुप्त हुई योग की परंपरा हो, आयुर्वेद की बात हो, बाकी कई सारी चीजों को मैंने 1-1.5 घंटे में देखा है, और आचार्य जी की समझाने की क्षमता भी बड़ी अद्भुत है, तो 1 घंटे में काफी कुछ वो समझा देते हैं। यहां आकर स्वामी रामदेव जी के इस यज्ञ स्थान पर आते हैं तो निश्चित रूप से महर्षि पतंजलि, कणाद, नागार्जुन, आर्यभट्ट, सुश्रुत, चार्वाक और वराहमिहिर की याद दिल में बिल्कुल आ जाती है, और एक आशा का संचार होता है कि एक नई परंपरा यहां से शुरू होने वाली। हजारों बच्चों को इस ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त होते हुए देखकर दिल में आनंद और संतोष दोनों की अनुभूति होती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं
कि जिस काम के लिए आपने पूरे भारत का भ्रमण किया था, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करने वाली सदशक्तियों का आपने समर्थन किया था और वो जो जन जागरण किया था, उस आशय को पूर्ण करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और सरकार आपके साथ है। और हम लोग ये भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने का, नव पल्लवित करने का आपका जो अभियान है, उसके साथ हृदय से आपके साथ जुड़े हुए बाबा ने योग को तो पूरे विश्व में स्वीकृति दिलाई है और योग के माध्यम से भारतीय परंपराओं को स्वीकृति दिया है। योग एक ऐसा माध्यम आज बन चुका है जिसने देश की सीमाओं को तोड़ा है, जिसने धर्म के बंधनों को तोड़ा है, जिसने परंपराओं को बंधनों को तोड़ा है और पूरी दुनिया आज एक दिल में एक आशा रखकर योग की तरफ देख रही है कि योग क्या सारी समस्याओं का समाधान है क्या। और बाबा, आपने आज तक जो काम कर एक क्यूरियोसिटी डेवलप की है, एक जिज्ञासा डेवलप की है। अब तक तो जिज्ञासा हुई है, ये जिज्ञासा कुछ ही समय में श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगी, इसमें मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। आयुर्वेद को भी नवपल्लवित करने का काम आचार्य बालकृष्ण की नेतृत्व में यहां पर हुआ है। काफी काम होना बाकी है, मगर अब तक जो हुआ है वो गत सदियों से, मतलब सैकड़ों सालों से नहीं हुआ है। इतना दशकों में करने का काम भारत स्वाभिमान संस्था ने किया है आयुर्वेद के लिए। और अगर हम आयुर्वेद को बचा सकते हैं, इसको आगे ले जा सकते हैं, इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, इसके अंदर वैज्ञानिक पुष्टि को ऐड कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि न केवल हिंदुस्तान, दुनिया भर के बड़ी सेवा का काम होगा, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर दुनिया भर के रोगियों के कल्याण की व्यवस्था समाहित है। उसको पुनर्जीवित करके स्वामी रामदेव जी ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने एक स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ दुनिया बनाने का एक अभियान छेड़ा है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम दुनिया भर के रोगियों को मिलने वाले हैं। बाबा ने योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और गुरुकुल परंपरा को तो आगे बढ़ाया ही, साथ ही साथ देश भर में घूमकर उन्होंने भारतीय भाषाओं को भी गौरव दिलाने का काम किया और भारतीय भाषाओं के लिए भारतवासियों के मन में गौरव पैदा करने का काम किया। बाबा, आपने जो भारतीय भाषाओं के लिए अभियान छेड़ा है, बाकी कोई करे न करे, आपके पास एक कार्यकर्ता निश्चित है। मैं भारतीय भाषाओं का, बाबा, आपके अभियान का बड़ा समर्थक हूं और मैं मानता हूं कि भारतीय भाषाओं को जीवित रखना, उसको आगे बढ़ाना, साहित्य जो बना है अब तक, उसको संजो कर रखना और नए साहित्य का निर्माण करना हर भारतीय का दायित्व है। आपने भारतीय संस्कार, मूल भारतीय विद्या परंपरा, गांव, गरीब और किसान सबके लिए देश भर में लाखों किलोमीटर की यात्रा की और जन जागृति का एक बहुत बड़ा काम किया है। यात्रा तो हम सभी करते हैं, मगर हम हमारी पक्ष के लिए, हमारे विचार के लिए करते हैं। आपने निस्वार्थ तरीके से देश के हित के लिए ये यात्राएं कर इस सब को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए बाबा, आप अभिनंदन के अधिकारी। मैं बाबा ने जो संघर्ष किया है उसका भी साक्षी हूं। जब बाबा के आंदोलन से जिन शक्तियों के कारण देश में अव्यवस्था फैली थी, जिस शक्तियों के कारण देश का मूल सत्व क्षीण होने लगा था, जिन शक्तियों के कारण देश के मूलभूत
लोकतांत्रिक ढांचे पर घात होता था, जिन शक्तियों के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, जिन शक्तियों के कारण गांव, गरीब, किसान पिछड़ रहे थे, इनके खिलाफ बाबा ने जंग खेली, जंग शुरू की, तब उन पे पर भी आघात हुआ। मगर ये कोई नई बात नहीं है। रूसी परंपरा के सामने आघात होना बहुत पुरानी बात है। सहस्त्रार्जुन के समय में भी ये हुआ था, इसमें से एक परशुराम पैदा हुआ। रावण ने शुरू किया तो राम पैदा हुए, कंस ने शुरू किया तो श्री कृष्ण पैदा हुए, और ये कांग्रेसी शासन में हुआ तो बाबा रामदेव ने संघर्ष किया। और बाबा आपने जो संघर्ष किया है वो पूरे देश ने देखा है। इस संघर्ष को किसी सन्यासी के लिए झेल पाना कितना कठिन है मैं समझ रहा हूं। इतनी हर एक प्रकार की सीमाएं लांघकर आपको प्रताड़ित करने का काम किया। सैकड़ों मुकदमे डाल दिए, बदनाम करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के नए शब्दकोश की रचना की गई। मगर जब एक सन्यासी संकल्प लेता है तो वो सन्यासी अपने संकल्प के सहारे सारी बाधाओं को पार कर कर सत्य को दैदीप्यमान करता है। वो हमेशा से हुआ है और आज एक बार फिर से हुआ है। मैं मानता हूं कि परिवर्तन का आपने जो अभियान लिया था, वो अभियान 2014 के लोकसभा के चुनाव के अंदर ईश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया है और सफलता दी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, इसमें देश भर के संतों, महंतों और काम करने वाली अच्छी संस्थाओं का सहयोग मिला है, और इसमें एक भारत स्वाभिमान संस्था भी है और प्रमुख है। इसको हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं। बाबा, आपके आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी की जनप्रियता, लोकप्रियता और उनके एक बड़े प्रचार अभियान के कारण जो सरकार बनी है, उसने 100 दिन में ही अपनी दिशा तय कर दी। आचार्य बालकिशन जी बताते थे कि नरेंद्र भाई गंगा के किनारे गंगा आरती करने लगे तो गए तो दिल में शांति हुई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाबा आपने बड़े कष्ट झेलकर परिवर्तन का सहयोग किया है। मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि आपने परिवर्तन करते वक्त नई सरकार से जो अपेक्षाएं रखी हैं, वो अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिश्रम की पराकाष्ठा करेगी, और आपके अभियान को हम सब बल देने के लिए सदैव आपके सहयोगी के नाते आपके साथ खड़े हैं। आपकी तरह ही भाई नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के नाते मनोयोग से देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि परिवर्तन का काम अभी समाप्त नहीं हुआ। कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो बाबा ने की थी और चुनाव में विजय भी हुआ है, मगर अभी कई जगह पर सुशासन स्थापित करना बाकी है, और इस अभियान को मोदी जी के सरकार जो परिवर्तन का काम करनी चाहती है, वो कार्य को, वो अभियान को सब लोगों का, पूरी भारत की जनता का मन से आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की जनता को मैं करबद्ध निवेदन कर मेरी बात समाप्त करता हूं। और मैं ईश्वर को अंतःकरण से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपके सभी प्रयासों को बल दे, सफलता दे, और आने वाले लंबे समय तक बाबा आप देश की सेवा करते रहें, भारतीय संस्कृति और हमारी परंपरा की सेवा करते रहे। यही अभ्यर्थना। भारत माता की जय। बहुत बहुत अभिनंदन। बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी और पतंजलि के इस फूड पार्क में यहाँ एकत्रित यहाँ के सभी सहयोगी मित्रों, आज का दिन एक प्रकार से
बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के लिए पूरा दिन लग गया यहाँ के जितने प्रयोग हैं उनको देखने में। अभी आपको बतलाया गया कि विश्व भर में एक परंपरा है कि लोग अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, अपने जीवन के रोज के तनाव से बाहर निकलने के लिए, कोई भविष्य में तकलीफ ना हो जाए उससे बचने के लिए विश्व भर में ऐसे केंद्रों में जाते हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसे केंद्र बने हैं और भारतीय परंपरा और जितना ज्ञान सदियों का यहां इकट्ठा है उसके आधार पर उस सारे ज्ञान को इकट्ठा करके एक विश्व स्तरीय ऐसा केंद्र योगग्राम आज सुबह हम लोगों ने देखा। उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई, निरामयम। पहले 400 लोग आ सकते थे, अब 100 लोगों का एक और इंक्लोजर बना और सच में विश्व स्तरीय है। और कुछ ही दिनों में हम लोग देखेंगे कि देश भर के स्वास्थ्य पे चर्चा करने वाले या जिसको हेल्थ टूरिज्म है उस पे लिखने बोलने वाले टेलीविजन और पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, डिजिटल मीडिया पे इसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे भी कहीं बड़ा प्रयोग इस फूड पार्क का है। पतंजलि तो कई वर्षों से चला आ रहा है, 22 वर्ष हो गए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो काम आप सब कर रहे हैं पूरे देश में नहीं विश्व में इसकी चर्चा है। इतने बड़े पैमाने पर यह पहला फूड पार्क है जो अपने आप में जिसने इतनी सफलता प्राप्त की है। और कहीं ना कहीं ये काम कितना बड़ा है आप सोच लीजिए। अगर आप अपने देश की, और मैं किसी बहुत टेक्निकल विषय में नहीं जाऊंगा, सरल तरीके से भी स्थिति देखें तो शहरों और गांव के बीच में गरीबी कहां है? स्वाभाविक है इसका उत्तर मिलेगा गांव में ज्यादा है। शहरों में तो रोजगार के कई अवसर मिल जाते हैं, परिवार का कोई ना कोई सदस्य। आज 55-60% से ज्यादा लोग कृषि पे निर्भर हैं। वो गांव में रहते हैं, कोई जमीन का मालिक है, कोई मजदूर है। और समाज में अगर इस क्षेत्र में लोग संपन्न हो जाएं तो पूरे देश की जितनी आमदनी है उसका भी 55-60% हिस्सा उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन उस आमदनी का जो हिस्सा उनको मिलता है वो केवल 15% मिलता है। जो कृषि का योगदान है हमारे देश की जीडीपी में वो कम होता गया। तो ये 55-60% लोग 15% साधन के ऊपर निर्भर है। और इससे ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि गरीबी जो देश में है वो क्यों है। दूसरा बड़ा सरल तथ्य है कि जो कृषि की पैदावार होती है उसको संभालना, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होना, उस सरप्लस इतनी हो जाए कि उसको संभाल के रखना, महीनों तक रखना, सारे साल वो प्रयोग होगी जब तक अगली फसल नहीं होती। उसमें भी साधन लगते हैं, वो साधन कम है। पूरे विश्व में ये स्थिति नहीं है। फूड प्रोसेसिंग, ये जो जूस आप बनाते हो, दुनिया के ऐसे देश हैं जहां जैसे तेल के टैंकर चलते हैं उसमें जूस जाता है।
एक देश है लैटिन अमेरिका में जहां पाइपलाइन है जूस की, उसके माध्यम से जाते हैं जहां ज्यादा पैदावार होती है, और वो इतनी बड़ी मात्रा में उसको संभाल लेते हैं जो पैदावार होती है कि अपने देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जो 25% पैदावार होती है वो खराब हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि संभलती नहीं, प्रोसेस नहीं होती। और सब विद्वान इसका उत्तर देते हैं, इसको प्रोसेस करो, इसको संभालो, इसके तरह तरह के पदार्थ बनाओ, और वो बाजार में जाएंगे, 6-8 महीने साल भर चलेंगे। अगर इसके साथ साथ अगला तर्क आप देख लो कि देश में एक लाइन खींचो, आप अपनी कल्पना करिए, और वो लाइन देश के मध्य में से निकलती हो, कोई भी शहर मध्य का ले लीजिए, कानपुर है, लखनऊ है, और उसके ऊपर से एक लाइन नक्शे में खींच लो, उसके जो पश्चिम के क्षेत्र हैं उस लाइन के, वहां विकास ज्यादा है। उसके आगे चले जाइए, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पूर्व उत्तर, वहां पानी खूब है, कृषि खूब है, लेकिन पश्चिम के क्षेत्र की तुलना में पूर्व के क्षेत्र में गरीबी ज्यादा है, विकास की दर भी कम है। और इस सब के पीछे एक हल है कि जो कृषि है वो अपने आप में किसान के लिए फायदे का सौदा बन जाए। वो तब बनेगी जब देश में सैकड़ों की तादाद में इस तरह के प्लांट लगेंगे। इसका बड़ा सरल उत्तर है, और पिछले 20-30 साल से हम जब भी बजट पढ़ते हैं तो फूड पार्क बने, उनको हम टैक्स की भी छूट दे देते हैं, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी दे देते हैं। पहले कोल्ड स्टोरेज के लिए देते थे, लेकिन जिन राज्यों में कोल्ड स्टोरेज क्यों लगाएगा वहां बिजली नहीं होती थी। अब तो देश में बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है, ज्यादा है, खरीदार उसके कम है। और इसलिए जो काम आप लोग कर रहे हो इस देश की, ये केवल इसको हम औद्योगिक काम कर रहे हैं इतना मत मानिए। इस काम को करने के लिए दुनिया के बाहर के देशों से पैसा आता था। वो लोग ये काम करके अपने तरह तरह के पदार्थ बनाकर बेचते थे, किसी को रुकावट नहीं है, किसी को रोक नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था की दुनिया में तो एक सिद्धांत है, और विशेष रूप से जो बाजार की अर्थव्यवस्था होती है, कि आप मैदान में आकर, बाजार में आकर, खरीदार उसका निर्णय करता है, उस खरीदार की अदालत में अपने जो प्रतिद्वंदी है, जिससे आपकी प्रतिस्पर्धा है, उसको हराइए, उसके मुकाबले में ज्यादा आप सामान बनाइए। और सामान का एक मूल सिद्धांत है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, जो अच्छा और सस्ता बनाएगा उसका ज्यादा बिकेगा, जो महंगा और खराब बनाएगा उसका कम बिकेगा, क्योंकि उपभोक्ता इसमें जज होता है, और उपभोक्ता सबसे समझदार होता है। उसको कीमत भी सही चाहिए और उसको उसकी क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। और इसलिए पतंजलि ने एक उदाहरण पेश कर दिया देश के सामने कि ये जो 25% व्यर्थ जा रहा है, ये जो किसान की आमदनी कम है, ये जो पूर्व के क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा है, कृषि बहुत है लेकिन गरीबी ज्यादा है, इसका हल ये है। और अब तो स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के संबंध में केवल देश में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में लोग चर्चा करने लग पड़े हैं कि ये दो लोग जो ना टाई लगाते हैं ना सूट पहनते हैं, व्यापार और व्यवसाय की दुनिया में आ गए और ऐसा सामान बनाने लगे कि इनकी ग्रोथ हो जाए और हमारे अपने उद्योग में कितनी ताकत हो सकती है, उस विश्वास को देश के सामने रखा। और मैं मानता हूं केवल पतंजलि का
विस्तार हो इतना नहीं, ये एक रोल मॉडल बन जाए और इस तरह की सैकड़ों कंपनियां और लोग भी हिंदुस्तान के अंदर चलाएं, हर राज्य के अंदर ऐसी चले। और जैसे ये कंपनी चलेगी, किसान की फसल बिकेगी, उसका फल बिकेगा, उसका गेहूं बिकेगा, उसका चावल बिकेगा, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि दूसरे की तुलना में मैं बेहतर बनाऊं, हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि दूसरे की तुलना में दाम भी बेहतर दूं, उपभोक्ता का भी लाभ होगा। और जो क्षेत्र हमारे देश में गरीबी का कारण बना हुआ है, वो क्षेत्र इस देश के आर्थिक उद्धार का कारण बन सकता है। इसलिए आप सबने जो ये योगदान दिया है, ये एक देश के लिए उदाहरण बन जाए, मैं इसकी शुभकामना करता हूं। आप सबका, स्वामी जी का, आचार्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे इस प्रयास के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। देश के प्रधानमंत्री, जिनमें 125 करोड़ लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जिनमें भारत का गौरवशाली अतीत, सामर्थ्य भरा वर्तमान व स्वर्णिम भविष्य दिखता है, और जो देश के अंतिम पायदान से लेकर शिखर पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तथा जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, जो दिव्य व भव्य भारत बनाने में अखंड व प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पतंजलि योग पीठ द्वारा निर्मित पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का 3 मई को उद्घाटन कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करेंगे।